वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुख्तारा गल वध गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च अभी लाहौर नहीं पहुंचा कि इमरान खान की कई विकेटें उड़ गई हैं। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च का दूसरा नतीजा आ गया है। पहला नतीजा जो आया था पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम करने की सूरत में, अब दूसरा नतीजा आया है। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी में वापस जा रहे हैं। अकेले नहीं जा रहे, कई साथियों के साथ जा रहे हैं। और तहरीक अदम एतमाद, ये दो बड़ी खबरें हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए जिन खिलाड़ियों को इस्लामाबाद बुला लिया गया था, उन खिलाड़ियों ने सारा गेम फिट कर ली हुई है। अब तहरीक अदम एतमाद पेश करने की हतमी तारीख का बाज़ाब्ता फ़ैसला हो गया है और जिसकी मंजूरी अब 3 बड़े देंगे और उसके बाद उस पर अमल दरामद हो जाएगा। तो आगाज़ करता हूँ तहरीक अदम एतमाद पर या नदीम अफजल चंद से। नदीम अफजल चंद से आगाज़ करते हैं। तहरीक अदम एतमाद की तारीख़ और उसके बाद जो होना है वो मैं उसके बाद वाली कहानी में आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हुई हैं, लेकिन उनको फाइनल टचेस देना जो है वो बाकी थे। तो वो फाइनल टचेस भी तकरीबन दिए जा चुके हुए हैं। नदीम अफजल चंद सरगोदा से पीपल्स पार्टी के लाडले, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी साहब के लाडले कहलाते थे नदीम अफजल चंद साहब। लेकिन नदीम अफजल चंद जो है 2018 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन में उस ग्राउंड में जलसे में उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया था, शामिल हुए थे जिस ग्राउंड में कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ख़तरनाक होने का पहला तजुर्बा किया था। वो कहा था ना इमरान खान साहब ने कि जी मैं ख़तरनाक हूँगा, अगर मैं वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ हूँ, मैं तमाशे देख रहा हूँ इनके, लेकिन अगर मुझे वज़ीर आज़म हाउस से निकाला गया, नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना मुझे क्यों निकाला, इमरान खान साहब ने कहा था अगर मुझे निकाला तो फिर मैं ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा, मैं सड़कों पर आकर फिर बताऊँगा कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ। तो वो जब सड़कों पर आए तो उन्होंने पहला आगाज़ किया था मंडी बहाउद्दीन से। और इमरान खान साहब का ख्याल ये था, वो जब मैंने बाद में इस पर पता शता किया पीटीआई के लोगों से, दोस्त हैं पीटीआई वाले भी काफ़ी सारे, जो ज़ाहिर रिपोर्टर, जर्नलिस्ट और सियासतदानों का तो चोली दामन का साथ होता है, मिलते जुलते रहते हैं, बात करते हैं, खबर लेते हैं, मतलब एक होता है ना। तो उसमें जो मुझे पता चला था कि जी वजह ये थी कि इमरान खान साहब अभी तक वो समझते हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनमें मकबूल है। लिहाजा ये मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, यहाँ पे ओवरसीज़ जो है वो ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका वाले। ये जो सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो मेहनत मजदूरी करते हैं ना, वो क्योंकि वहाँ ज़रा ज़्यादा पढ़े लिखे ख़ानदान होते हैं। इधर जो गल्फ़ में जाते हैं वो बेचारे ज़्यादा लेबर क्लास जाती है, लेबर क्लास बाहर भी जाती है, उधर भी जाती है, यानी यूरोप अमेरिका भी जाती है, लेकिन वो ज़रा थोड़ी सी जिसको मम्मी डैडी क्लास कहा जाता है, तो उस तरह की क्लास भी होती है, लेबर क्लास भी होती है, दोनों होती हैं। तो यहाँ पर जो गल्फ़ में सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, इधर बेचारे वो जाते हैं जो मेहनत मजदूरी करने वाले, खुदाली चलाने वाले, बेलचा चलाने वाले। तो उनमें तो इमरान खान साहब मकबूल नहीं थे, लेकिन वहाँ इमरान खान साहब को अभी भी भरम था कि जी ओवरसीज़ में मैं मकबूल हूँ, जिनकी वजह से इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ और इलेक्शन लड़ने का हक़ और ड्यूल नेशनल वाला वो सारा कानून में तरमीम शर्मीम जो माजी में खुद कहते थे उसके उलट किया। तो उनके ख्याल में, इमरान खान साहब के ख्याल में वो वहाँ मकबूल है और ये उनका बेल्ट है पूरा का पूरा, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, खारियाँ, लाला मूसा। तो यहाँ पर तो डॉलर चलता है, तो जो डॉलर चलाने वाले लोगों को रुपए की कदर गिरने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब का ख्याल था कि मंडी बहाउद्दीन के बाज़ार में अगर डॉलर पर होती है ख़रीदारी, तो वहाँ अगर वो जलसा करेंगे और आसपास के जो इलाकों से लोग आएंगे तो वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता बिजली की कीमत बढ़ने से, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर 200 रुपये का पेट्रोल भी हो गया तो भी कोई नहीं, हम डलवाएँगे, कोई मसला नहीं है, हमारा कप्तान हैंडसम है। इसलिए इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन का किया था इंतखाब कि वहाँ मैं जलसा करूँगा, मेरी पॉपुलैरिटी है। तो वहाँ जलसा हो गया था, ठुस नहीं हुआ। तो छोटी सी ग्राउंड है, छोटी सी ग्राउंड। 2018 में भी मैं उस जलसे में मौजूद था, मैं कई बार बता चुका हुआ हूँ, और अब मैंने तो वो जलसा पता भी किया और देखा भी। तो 2018 में भी जलसा छोटा था, अब उससे भी छोटा था, और वो जो इमरान खान साहब मोमेंटम बनाने के लिए वहाँ गए थे, मोमेंटम ठुस हो गया। बाकी रही सही कसर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कर ली पूरी। तो मंडी बहाउद्दीन के जलसे में, उस जलसे में नदीम अफजल चंद साहब ने वहाँ पर उनके जो बाकी उनके मामू हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, उनके भाई और दूसरे जो ख़ानदान के सियासी लोग हैं वो भी शामिल हुए थे। नदीम अफजल चंद तो बिल्कुल आखिर में गए थे इमरान खान साहब के साथ, और फिर चंद साहब इलेक्शन नहीं जीत सके थे, इलेक्शन हार गए थे, और उसके बाद फिर उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपना तर्जुमान मुकर्रर किया, और फिर नदीम अफजल चंद साहब एक बार रिज़ाइन कर गए। फिर दूसरी बार जो ख़ास तौर पर मसला बना था, आपको याद होगा कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, इमरान खान साहब ने कहा था ना मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, हज़ारा किलिंग वाले मामले पे। तो उस पर फिर चंद साहब ने इमरान खान साहब के रवैये से
जिसको ज़ाहिर गैर इंसानी रवैया कहा जा सकता है कि लोग मैयतें रख के बैठे हुए, जनाजे रख के बैठे हुए, इंसाफ मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब आकर सिर्फ हमें यकीन दहानी करा देंगे, कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। मुद्दा तो सुने हमारा कि हमें रोज़ रोज़ मारा क्यों जा रहा है, हम रोज़ाना लाशें उठाते हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। तो इमरान खान साहब, तो उस पर नदीम अफजल चंद साहब ने रिज़ाइन कर दिया था और फिर तहरीक इंसाफ में तो शामिल रहे, लेकिन इमरान खान साहब के साथ वो उस तरह नहीं रहे थे और इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स उनके बकौल उन पर एक्सपोज हो चुकी हुई थी। नदीम अफजल चंद के राब्ते पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी अरसे से थे। मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी नदीम अफजल चंद शामिल हों। एक मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि नदीम अफजल चंद पे काम करो, वो हमें चाहिए मुस्लिम लीग नून में। तो ज़ाहिर है पंजाब में अगर कोई नवाज शरीफ अगर किसी को कहे पंजाब में कि आप मुस्लिम लीग नून में आएँ और वो पीटीआई की पॉलिटिक्स से भी तंग हो और बावकार सियासत भी करना चाहता हो और वो ओहदा भी छोड़ चुका हो इमरान खान साहब की हुकूमत के उरूज पे, तो वो अगर नवाज शरीफ साहब कहें तो। लेकिन बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब को मैं अक्सर कहता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के ख़राब किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने, ज़ाहिर है नदीम अफजल चंद इख्तलाफ करते हैं, नदीम अफजल चंद मुँह पर बात कर देते हैं, नदीम अफजल चंद को ये नहीं देखते कि सामने बैठे वाले, ज़ाहिर है अदब एहतराम अपनी जगह, लेकिन इख्तलाफ राय, मतलब मैंने कई बार उनको खुद देखा है जलसों में पार्टी की लीडरशिप को सामने मुंह पर सच बात करने कहते हुए। तो इमरान खान साहब इसी वजह से उनसे तंग थे कि मुंह पे कह देते थे। उन्होंने कई बार कहा कि ये जो आप लोगों को बिठाए बैठे हुए बाबू शाबू और ये जितने भी लोग सनतकार और सरमायादार आपने बिठाए हुए हैं, इन्होंने कबाड़ा किया हुआ है, इनको हटाकर आप पॉलिसी बनाएं और किसानों की आवाज़ और किसानों के लिए। नदीम अफजल चंद साहब खुद भी इस बात को मानते हैं कि पीपल्स पार्टी, वो समझते हैं पीपल्स, उस वक्त वो हुकूमत में भी थे, तो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ किया किसानों के लिए। बहरहाल तो वो नून लीग की बजाय नदीम अफजल चंद को वापस अपनी पुरानी पार्टी ज़्यादा समझ आई और फिर अकेले नहीं आ रहे। अब आप समझ रहे होंगे अकेले से मुराद के उनके जो बाकी ख़ानदान है, क्योंकि सियासी ख़ानदान है, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात का सरगोदा का बड़े सियासी लोग हैं ये, तो आप समझते होंगे कि उनके जो मामू हैं नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, उनके भाई दीगर वो जो कुछ इलेक्टेड भी हैं, तो वो वापस आ रहे होंगे। तो उनका भी नहीं कुछ, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता, पहले ये हुआ था ना कि पहले दूसरे गए थे अपना पीटीआई छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में, और नदीम अफजल आखिर में गए थे। अब नदीम अफजल पहले आ रहे हैं और बाकी पीछे पीछे हो सकता है आ जाएं, लेकिन नदीम अफजल चंद इस्लामाबाद में बैठकें लगाने वाले शख्स हैं और इस्लामाबाद में उनका एक ग्रुप है पूरा, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पर, और सिंध के लोगों के साथ अक्सर नदीम अफजल चंद से हमारी मुलाकातें। खुर्शीद शाह साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो उनके डेरे पे, या खुर्शीद शाह साहब जब सीनियर वज़ीर थे पीपल्स पार्टी के ज़माने में, तो उनके डेरे पर हुआ करती थी। और नदीम अफजल चंद साहब जो है वो धड़े वाले आदमी हैं, तो धड़े को साथ लेके चलते हैं, फिर वो अकेले कहीं नहीं जाते, अकेले मूव नहीं करते। फिर वो, अब मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, नूर आलम खान साहब पेशावर से MNA हैं, नदीम अफजल चंद साहब के करीबी दोस्त हैं। मेरे ज़राए कह रहे हैं कि जो नूर आलम खान साहब भी आ रहे हैं। नदीम अफजल चंद की तस्दीक मैंने पीपल्स पार्टी के अंदर से भी की है, नदीम अफजल चंद की तरफ से भी तस्दीक की है, वहाँ से भी तस्दीक आ गई है। कल नदीम अफजल चंद जो खबर है, जो मैं ज़्यादा उसमें बातों में आगे पीछे हो जानी है, कल सुबह नदीम अफजल चंद से बिलावल भुट्टो की मुलाकात होगी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट होगी बाज़ाब्ता, और अनाउंसमेंट के बाद नदीम अफजल चंद जो हैं वो बिलावल भुट्टो के ट्रक पे चढ़ेंगे और ट्रक पे सवार होकर फिर बाकी GT रोड पे नदीम अफजल चंद बिलावल भुट्टो के साथ सफ़र करेंगे। तो इमरान खान साहब की जो एक बड़ी विकेट है, नदीम अफजल चंद, क्योंकि तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, नदीम अफजल चंद को एक मोतबर चेहरा करार दिया जाता है। बल्कि मैं सलीम साफ़ी साहब का ट्वीट, जिसने ये मार्केट में खलबली मचाई हुई थी, वो उसमें यही था कि लिखा हुआ कि एक मोतबर सियासतदान, बड़ा सियासतदान। तो नदीम अफजल चंद का एक चेहरा मोतबर है। जब वो मोतबर चेहरा वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है, तो ज़ाहिर है उससे और GT रोड पर बिलावल भुट्टो के चढ़ने से पहले, क्योंकि बिलावल कल GT रोड की तरफ सफ़र पे होंगे, अभी उकाड़ा में, उकाड़े से होते हुए वो दाखिल होंगे अपना, अभी उकाड़ा से आ गए, अब आकर लाहौर में, जब ये अब तक व्लॉग होगा तो लाहौर की हदूद में, ज़िले की हदूद में होंगे या फिर करीब होंगे, कहीं पतों की शतों की क्रॉस कर रहे होंगे। तो GT रोड पर चढ़ने से पहले नदीम अफजल चंद की शक्ल में एक बड़ी विकेट गिरी। उससे पहले जब अभी हैदराबाद नहीं पहुंचे थे बिलावल भुट्टो, तो इमरान खान साहब ने पेट्रोल और डीज़ल और बिजली की कीमतें कम कर दी थी। हाँ, तो वापस आता हूँ, चंद साहब अकेले नहीं हैं, नूर आलम भी आएंगे उनके साथ, ये मेरे ज़राए कह रहे हैं। मुर्तज़ा सत्ती पीपल्स पार्टी के MNA थे, वो छोड़कर PTI में चले गए थे, वो वापस आएंगे। गुजरावाला से असदुल्ला भांबा हैं,
उनके मुतालिक भी खबरें हैं कि वो भी, उनके मामलात भी तय हो रहे हैं, वो भी वापस आ जाएंगे। जावेद विलायत है रहीम यार खान से, वो भी वापस आएंगे। नदीम अफजल चंद का जो ननिहाल है, उनके मामू या वो जो ख़ानदान है वो अलग है, वो जब भी आएंगे। अब ज़ाहिर है जब मामला चल पड़ा है तो फिर बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये अभी आगाज़ है। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च जीटी रोड से जब इस्लामाबाद जाएगा तो इस्लामाबाद में भी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आएंगी और एक नाराज़ शख्सियत वो भी वापस कल से आपको मुतहरिक नज़र आएंगी। मैं उनका नाम नहीं बता रहा, वो भी आपको कल से नदीम अफजल चंद के साथ फिर मुतहरिक नज़र आएंगी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत को लेकर। तो ज़ाहिर है मैंने आपको गुजारिश की थी कि एक वेव जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, एक लहर जो चल रही है, वो जब उसका असर तब होगा जब बिलावल सेंट्रल पंजाब में दाखिल होंगे। तो कल चीचावतनी के बाद साहिवाल में रात जो जलसा हुआ है, कल मैं उसका जिक्र नहीं कर सका था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था। साहिवाल के बाद फिर उकाड़ा में बहुत बड़ा क्राउड था। उकाड़ा के बाद अब जब लाहौर आएंगे कल, तो लाहौर में भी ज़ाहिर है वो तैयारी तो पूरी है, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि जब ये आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे और इसी तरह ये लहर बरकरार रही, वेव बरकरार रही, तो फिर रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और ये रिज़ल्ट इंतखाबात पे असरअंदाज होगा। मैं आपको कई बार गुजारिश कर चुका हुआ हूँ, कल भी मैंने गुजारिश की थी, बल्कि आज सुबह वाले व्लॉग में, कि पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन भी है। इमरान खान के ऊपर हुकूमत के गिराने के लिए भी है ये चीज़, और इलेक्शन कैंपेन भी है। तो एक बड़ी जो कामयाबी है बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च को, यानी दूसरा बड़ा नतीजा वो निकल चुका हुआ है, और तीसरा नतीजा लॉन्ग मार्च के बाद निकलना है, वो तहरीक अदम एतमाद का। अब तहरीक अदम एतमाद पर मैं आपको कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि 15 मार्च की डेडलाइन दी थी कि 15 मार्च से पहले इस मामले को कर दिया जाए। अब उसमें जो अभी मुझे पता चला है, खुर्शीद शाह साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद जरदारी साहब ने बुलाया था। वहाँ पर उन्होंने वो जो कमेटी थी कानूनी चीज़ों को देखने वाली, उस कमेटी के साथ उनकी मुलाकातें, इजलास वगैरह हुए, और उसके बाद अब ये तय पाया है कि जो तहरीक अदम एतमाद है बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च के अगले या उससे अगले दिन हो। अब रिक्विजिशन का मामला भी एक आ गया है, लीगल पॉइंट आ गया हुआ है कि इजलास पहले रिक्विजिट करना पड़ेगा, और इजलास अगर रिक्विजिट करना पड़ता है, उसमें 2 आ रहे हैं, एक नहीं है, 2 आ रहे हैं। जो शेख रशीद साहब के बयान से भी उस पर ज़रा बहस छिड़ गई हुई है। शेख साहब ने कहा कि पहले रिक्विजिशन जमा करवानी पड़ेगी, फिर उसके लिए स्पीकर के पास 14 दिन होते हैं, 14 दिन के अंदर अंदर बुलाना होता है। उसके अलावा फिर जो करारदाद ऐवान में पेश करनी होगी तहरीक अदम एतमाद की, फिर उस पर 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर स्पीकर ने उस पर अपना कार्रवाई करवानी होती है, यानी करारदाद पेश करनी होती है, और फिर उस पर शो ऑफ हैंड के ज़रिए जो हक में होंगे करारदाद के। करारदाद क्या होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ऐवान का एतमाद खो चुके हुए हैं, लिहाजा वो ऐवान उन पर अदम एतमाद का इज़हार करता है। फिर जो अदम एतमाद के हक में होंगे वो खड़े हो जाएंगे, और जो ख़िलाफ़ होंगे वो बाद में खड़े हो जाए। वो येस और वो क्या होता है आइज़ एंड नोज़ वाला चलेगा, तो उसमें गिनती शिनती हो जाएगी। तो वो कह रहे, शेख रशीद साहब ये कहना चाह रहे थे कि अभी तो 14 दिन कम अज़ कम एक, और उसके बाद 7 दिन, तो अभी ये कम अज़ कम 21 दिन का मामला है, और 21 दिन का मतलब है कि मामला 24 मार्च से आगे चला जाएगा। अब 24 मार्च से आगे की क्या कहानी है, तो मैंने इस्लामाबाद में हमारे दोस्त हैं MB सुमरो साहब, इसमें 2 मुतज़ाद आ रहे हैं, तो मैं दोनों आरा पर आ रहा हूँ। MB सुमरो साहब से मैंने बात की 24 दिन के बाद, क्या 24 मार्च के बाद, क्या उन्होंने कहा यार हुकूमत की कोशिश कर रही है कि बजट इजलास पहले पेश कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए। जब बजट इजलास शुरू होगा, ज़ाहिर जिसके लिए फिर करारदाद पेश करनी पड़ेगी, बजट तो जून में होता है, उसके लिए पूरी कार्रवाई अलग से करनी पड़ेगी। तो बजट इजलास अगर होता है तो उससे बजट इजलास के दौरान फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश की जाएगी। लेकिन बजट के लिए, मतलब बजट इजलास की करारदाद के लिए भी जब इजलास बुलाया जाएगा, अगर ये बात ठीक हो, तो भी उसमें भी तो करारदाद पे अपना तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हो सकती है। लेकिन हुकूमत पहले उन्होंने कहा कि जी ये हॉल अवेलेबल नहीं होगा कौमी असम्बली का, OIC की कॉन्फ्रेंस की वजह से रंगो रोगन हो रही है उसकी, पहले वहाँ भागने की कोशिश की। अब ये कि जी तहरीक अदम एतमाद अभी पेश नहीं हो सकती, पहले इजलास रिक्विजिट होगा। इस पर मेरी बात हुई है खुर्शीद शाह साहब से। खुर्शीद शाह साहब जो आइन बनाने वाले हैं, पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर, और मेरा ख्याल है कभी इलेक्शन नहीं आ रहे, हमेशा जीत कर आ रहे होते हैं। तो 30-35 साल से पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट है तो 88 के बाद कम अज़ कम जब पार्लियामेंट है तब वो पार्लियामेंट में ही होते हैं। तो उनसे मेरी तफसीली बात हुई। उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं है, होगा ये कि हमने इजलास के लिए रिक्विजिशन जमा करवाएंगे 1 दिन, और फिर अगले दिन हम उसी इजलास, और फिर हम अगले दिन स्पीकर के पास तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करवा देंगे। तो फिर स्पीकर बाउंड हो जाएंगे 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर अंदर उस पर इजलास पर कार्रवाई करने के। तो एक चीज़ तो ये है, 2 चीज़ें,
एक तहरीक अदम एतमाद कब पेश होने जा रही है, बिलावल का लॉन्ग मार्च जैसे ही वहाँ पर ख़त्म होगा उसके अगले दिन, पहले कोशिश थी कि पहले हो, लेकिन क्योंकि नंबर गेम और चीज़ें आगे पीछे, और फिर मैंने आपको गुजारिश की थी कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम वालों का ये ख्याल था कि यार बाद में पेश कर लो ताकि क्रेडिट फिर किसी एक की झोली में ना चला जाए। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के दौरान अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, कामयाब हो जाती है, तो फिर उसका क्रेडिट पूरा पीपल्स पार्टी को जाएगा। तो उसमें पीपल्स पार्टी को कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बाद में भी कर लेंगे, तो हमें कोई इशू नहीं है, बल्कि हमारे लिए शायद बेहतर भी हो कि हम अपना लॉन्ग मार्च भरपूर तरीके से करेंगे, हमारा फोकस उधर होगा। अब जब लॉन्ग मार्च लाहौर दाखिल होने से पहले, साहिवाल पहुँचने से पहले, बिलावल भुट्टो ने गिलानी साहब को और आसिफ जरदारी साहब ने गिलानी साहब को और खुर्शीद शाह साहब को इस्लामाबाद बुला लिया था। तो जहाँ तक उनको ज़रूरत थी लॉन्ग मार्च की, वहाँ तक वो लॉन्ग मार्च में रहे, और फिर अब जहाँ तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए चले गए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब का रब्ता, आसिफ जरदारी साहब का रब्ता, शहबाज शरीफ साहब के साथ रब्ते, ये सारे रब्ते और रब्तों में नंबर गेम जो है वो उस पर पूरा एतमाद है अपोजिशन की, जी नंबर गेम हमारा पूरा है। अब सिर्फ हमने ये जो कानूनी कुछ नुकात हैं जिसमें थोड़ी सी उलझनें आ रही थी, इनको दूर करके और हमने ठा दे मारनी है तहरीक अदम एतमाद, और तहरीक अदम एतमाद जब आएगी, इजलास होगा, तो फिर अपोजिशन कह रही है कि जी इमरान खान साहब चले जाएंगे। और जब ये जो लोग छोड़ कर जाना शुरू करें ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और जो इक़्तिदार में हो, तो ये एक समझ ये भी है कि एक ये भी उससे तासुर निकलता है, नतीजा निकलता है कि वो अब ज़्यादा देर नहीं चलना। एक और चीज़, इमरान खान साहब के उस्मान बुज़दार साहब ने बलूचिस्तान के वज़ीर आला से रब्ता किया है, कुदूस बिज़ंजो साहब के साथ और सादिक संजरानी के साथ। मैंने आपको ख़बर दी थी कि बीएपी जाम कमाल की शक्ल में अपोजिशन के साथ रब्तों में है कि जी मेरे पास 5 MNAs हैं, MNAs तो मेरे साथ हैं, मुझे कुदूस बिज़ंजो की हुकूमत गिरा कर मुझे वहाँ बिठाएं और मैं आपको इमरान खान को गिराने में आपकी मदद करता हूँ, 5 MNAs मेरे ले लें। तो ये जो कुदूस बिज़ंजो साहब के साथ उस्मान बुज़दार का रब्ता, सादिक संजरानी के साथ उस्मान बुज़दार का रब्ता, ये बता रहा है कि मामला जो है ना वो बहुत आगे निकल चुका हुआ है। और इसी वजह से अपोजिशन सारी की सारी अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में इकट्ठी होती नज़र आएगी। और इस इमरान खान साहब का एतमाद जो है, उनके वज़रा का एतमाद, जिस तरह शेख रशीद साहब ने वीडियो बयान जारी कर दिया, फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर की बातें कर रहे थे, उनका एतमाद जो है आपको जाता दिखाई देगा और लोग उनको छोड़कर जाते दिखाई देंगे, जिस तरह नदीम अफजल चंद छोड़कर जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।